एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी इस चैनल पे CUET के जितने भी पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिस्ट्री के जितने भी MCQ मैं करा रहा हूँ, यदि आप उन सारे MCQ को कर लेते हैं तो आपका जो भी सपना है TU में, JNU में, ठीक है, या BHU में, सभी सपना आपका साकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 दो ध्रुवीयता का अंत अध्याय 1 को हम देखने वाले। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पहले क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, किसका प्रतीक था? पूंजीवादी और साम्यवादी दो दुनिया थी, इन दोनों के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? तो बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक थी। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो बर्लिन की दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। आम जनता ने बर्लिन की दीवार को कब गिराया? तो आम जनता ने बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 में गिराया। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बर्लिन की दीवार गिरने के साथ किस ऐतिहासिक घटनाक्रम की शुरुआत हुई? ठीक है, मतलब जब बर्लिन की दीवार गिराई गई 1989 में, तो उसके बाद कौन सी घटनाक्रम शुरू हुई? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ, साम्यवादी खेमे की समाप्ति हुई, यानी साम्यवादी दुनिया खत्म हुई, और शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का क्या हो गया? एंड हो गया। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा कि बर्लिन की दीवार गिराने के बाद कौन सा घटनाक्रम की शुरुआत हुई? तो जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हो गया, साम्यवादी खेमे की समाप्ति हुई, जो साम्यवादी दुनिया था उसका अंत हो गया, और शीत युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। बर्लिन की दीवार किन किन दो हिस्सों को अलग करती है? ठीक है, जो बर्लिन की दीवार है किन दो हिस्सों को अलग करती है? तो आप कहेंगे पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन। पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को क्या करती है? अलग करती है। कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार। ठीक है, दूसरी दुनिया के पतन का परिणति किसमें हुई? मतलब कि जो दूसरी दुनिया के पतन की परिणति किसमें हुई? कहेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के बाद हुई। अगला प्रश्न है, पूर्वी जर्मनी की जनता ने दीवार को क्यों गिराई? ठीक है, पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को क्यों गिराई? तो आप कहेंगे साम्यवादी शासन के विरोध। साम्यवादी शासन का क्या हुआ? यहाँ पे अंत कर दिया पूर्वी जर्मनी ने बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराकर। ठीक, सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के कितने देशों ने साम्यवादी शासन बदल डाला? सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के कितने देशों ने साम्यवादी शासन को बदल डाला? तो कहेंगे कि 8। ठीक है, 8 देशों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति कब हुई? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई। व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे? तो कहेंगे बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इस प्रकार पूछेगा कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे व्लादिमीर लेनिन। ठीक, सोवियत प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, और जो पहली दुनिया थी वो किस पर आधारित थी? तो कहेंगे पूंजीवादी पे थी। ठीक है, 13वां प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत राजनीतिक में पूछा जाए कि कौन सी पार्टी थी, तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं थी। दूसरी दुनिया का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ। और पहली दुनिया का नेतृत्व यूएसआर, सॉरी यूएसआर नहीं, यूएसए। ठीक है, कौन कर रहा था? तो कहेंगे यूएसए कर रहा था। सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप क्या था? मिल्कियत का प्रमुख रूप था राजस्व का स्वामित्व। मिल्कियत रूप किसका था? तो कहेंगे राजस्व का स्वामित्व। जोसेफ स्टालिन का शासनकाल क्या था?
जोजेफ स्टालिन का शासनकाल था 1924 से 1953। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किसने किया था? यानी एग्रीकल्चर का बलपूर्वक, यानी बल लगा के कि नहीं करना चाहिए इसको समूहीकरण। ठीक है, तो खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किसने किया था? तो कहेंगे स्टालिन ने किया था। किसने? स्टालिन। निकिता खुश्चेव किस संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता थे? ठीक है, कि यूएसएसआर में वो कौन सा संकट आया था, यानी सोवियत संघ में कौन सा संकट आया था जिस समय निकिता खुश्चेव सोवियत संघ के नेता थे? तो कहेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट किस से संबंधित है? तो कहेंगे सोवियत संघ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया? तो कहेंगे 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में क्या किया? हस्तक्षेप किया। कब? 1979। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? ठीक है, कब बने? तो आप कहेंगे कि 1980 के दशक के मध्य में, यानी 1985 आप कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, पेस्ट्रोइका और ग्लेस्नोस्त खुलेपन की नीति को क्या कहते हैं? ग्लेस्नोस्त। ठीक है, ये सुधार किसने शुरू किया था? पेस्ट्रोइका और ग्लेस्नोस्त की सुधार की नीति किसने शुरू किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने शुरू किया था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि 15 गणराज्यों को मिलकर बनाया गया था। सोवियत संघ में किस गणराज्य का प्रभुत्व सबसे अधिक था? सोवियत संघ में किस गणराज्य का प्रभुत्व सबसे अधिक था? तो रूस। सबसे ज़्यादा मिसाइल हथियार किसके पास था? तो रूस। सोवियत संघ की बात हो रही है। ठीक है, 1991 के तख्ता पलट के विरोध में नायक की तरह कौन उभरा? तो नायक की तरह बोरिस एल्त्सिन उभरे। ठीक है, जब 1991 के तख्ता पलट हुआ, ठीक है, के विरोध में नायक की तरह कौन उभरा? तो कहेंगे बोरिस एल्त्सिन। दिसंबर 1991 में किन 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? दिसंबर 1991 में उन 3 गणराज्यों देश का नाम बताइए जिन्होंने यूएसएसआर की समाप्ति करने की घोषणा की। हाँ जी, यूएसएसआर को ख़त्म कर दिया जाए। तो 3 देश कौन सा था? रूस, यूक्रेन और बेलारूस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकुल CIS, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन कब हुआ था? जब पूछेगा CIS का गठन कब हुआ था? तो कहेंगे 1991 में। ठीक है, चलिए, वो 3 देश था, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, 3 ऐसे गणराज्य थे जो दिसंबर 1991 में क्या किए? सोवियत संघ के क्या खत्म करने की घोषणा की। ठीक है, समाप्ति की घोषणा की। 28वां प्रश्न, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किस राज्य को चुना गया, यानी किस देश को? तो कहेंगे रूस को चुना गया। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट। 29वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ को सीट किसे मिली? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के किस राज्य या किस देश कह सकते हैं, किस देश को सीट मिली थी? तो कहेंगे रूस को ही मिली थी। ठीक है, सबसे ताकतवर रूस, उत्तराधिकारी रूस, सबसे ज़्यादा मिसाइल किसके पास है? रूस। सबसे ताकतवर कौन है सोवियत संघ में? रूस। ठीक, सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का सबसे तत्कालीन कारण क्या था? सबसे तत्कालीन और महत्वपूर्ण कारण क्या था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का विघटन के लिए? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार होने लगा लोगों के अंदर, इसलिए यूएसएसआर का ये विघटन होने लगा। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? कहेंगे लिथुआनिया। ठीक है, इस देश ने सोवियत संघ का ये देश है लिथुआनिया, जिन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा कब दिया? तो 25 दिसंबर 1991। ठीक, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कहेंगे 70।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विघटन के बाद एक मध्य परमाणु शक्ति, बोला था ना, कोई भी शक्ति की बात आ जाए, सोवियत संघ में परमाणु शक्ति, सबसे ज़्यादा हथियार, एक, ठीक है, उत्तराधिकारी तो सीधा कहेंगे रूस। ठीक है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस दशक के अंत में लड़खड़ा गई? ठीक है, तो कहेंगे 1970 के दशक में सोवियत संघ का क्या अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या हुई, लड़खड़ा गई। ठीक है, 1970, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, इम्पोर्टेंट है। शॉक थेरेपी किसके द्वारा लाया गया था? जो ये शॉक थेरेपी का मॉडल है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या निर्देशित किया गया था? तो कहेंगे कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल किसे कहा गया है? ठीक, तो सोवियत संघ के उद्योग को औने पौने दामों पर बेचना। शॉक थेरेपी में क्या होता है कि जितने भी फैक्ट्री थी उनको औने पौने दाम पे बेच दिया था, का अर्थ है कि उन्हें बहुत कम भाव में बेच दिया था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया है। ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्या कहेंगे? रूबल। ठीक है, शॉक थेरेपी के बाद रूस में कितने प्रतिशत उद्योग को निजी हाथों में बेच दिया गया था? ठीक है, मतलब सस्ते होने पौने दामों में बेच दिया गया था, तो 90%। चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन कहाँ चले थे? ठीक है, पूछा है कि चेचन्या और दागिस्तान में अलगाववादी आंदोलन कहाँ चले थे? तो कहेंगे रूस में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दागिस्तान में गृह युद्ध पूछेगा कि किस देश में 10 वर्ष तक गृह युद्ध हुआ? तो कहेंगे ताजिकिस्तान में। ठीक है, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक। 1991 के बाद कौन सा देश शांतिपूर्वक दो भाग, चेक और स्लोवाकिया में बंट गया? तो कहेंगे चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ये एक देश दो देशों में शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया। बल्कान क्षेत्र का कौन सा देश गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में टूट गया? तो वह था यूगोस्लाविया। ठीक है, गृह युद्ध के कारण कई छोटे छोटे टुकड़ों में यह टूट गया। कौन सा देश? तो कहेंगे यूगोस्लाविया। रूस की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 के बाद पुनर्जीवित होना क्यों शुरू किया? ठीक है, क्यों शुरू किया? तो आप यहाँ इसमें बताएंगे कि वो खनिज तेल और गैस का निर्यात करने के कारण क्या हुआ, फिर से वह पुनर्जीवित होने लगा, फिर से वो पहले की तरह आगे बढ़ने लगा। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो सी, जनता का आर्थिक आज़ादी थी। नहीं, जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी, ये गलत है। तो हम देखेंगे कि कौन सा सही है। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था, उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व था, योजनाबद्ध विकास का मॉडल था। ठीक है, मतलब इससे ये पता लगता है कि यूएसएसआर में, ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था में किसका, राज्य का ही नियंत्रण था, आम लोगों का नियंत्रण नहीं था। सोवियत संघ में किस चीज़ की कमी हमेशा बनी रही? यूएसएसआर में किस चीज़ की कमी हमेशा बनी रही? उपभोक्ता वस्तु और खाद्यान्न की ही कमी बनी रही। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च किया था? तो परमाणु हथियार और सैन्य पर ही सबसे ज़्यादा उन लोगों ने पैसा खर्च किया। ठीक है, एक प्रकार से इसे हम विघटन का कारण भी समझ सकते हैं। सोवियत संघ में आवागमन की स्वतंत्रता का अभाव क्यों था? सोवियत संघ में आवागमन की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता का अभाव क्यों था? ठीक है, इसलिए था क्योंकि सरकार ने कई प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसके कारण यूएसएसआर में आवागमन की स्वतंत्रता का क्या था, अभाव था। सोवियत प्रणाली में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? सोवियत प्रणाली में सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र नौकरशाही और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी, क्योंकि एक ही पार्टी थी वहाँ पे जो कि 70 साल राज की। वो कौन सी पार्टी थी? वही कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, सोवियत संघ ने किस देश के साथ बराबरी की होड़ में अपनी अर्थव्यवस्था खोखली कर दी? सोवियत संघ के किस देश ने, ठीक है, सोवियत संघ कितने देशों से मिलकर बना है, आप कमेंट में मुझे बताइए। तो उसमें से किस देश ने
बराबरी की होड़ में कि मैं भी तुम लोग के साथ बराबर रहूँगा, ठीक है, या मैं तुम लोगों से आगे निकल जाऊँगा, उसी के चलते अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर लिया, खोखली कर लिया, यानी खराब कर लिया। तो देश थी अमेरिका, ठीक है। ने किस देश के साथ बराबरी की होड़ में अपनी ही अर्थव्यवस्था कर ली, यानी अमेरिका के साथ बराबरी करने के चक्कर में ही अपनी ही अर्थव्यवस्था क्या कर ली, खोखली कर ली। सोवियत संघ में पिंस से लेकर कार तक सब कुछ कहाँ बनता था, कहीं घरेलू उद्योग में, ठीक है, सोवियत संघ के भीतर ये बनता था, ठीक है। ये सोवियत संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, पिन से लेकर कार तक सब कुछ यहाँ बनाए जाते हैं यूएसएसआर में, ये इसकी विशेषता है, नोट कर लीजिए। सोवियत संघ की बेरोजगारी दर के बारे में क्या सत्य है, यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, सोवियत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। सोवियत प्रणाली में किस राज्य का नियंत्रण नहीं था, ठीक है, तो लोगों के निजी विचार। सोवियत प्रणाली में किस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, लोगों के निजी विचार। देखिए, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, इस पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको सोचने का अधिकार है, मुझे अपने अंदर सोचने का अधिकार है, ठीक है। तो यही पूछा है कि सोवियत प्रणाली में किस पर राज्य का नियंत्रण नहीं था, तो लोगों के विचारों पर सरकार का नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण नहीं था, अर्थव्यवस्था पर था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस में कौन सी नई आर्थिक समस्या पैदा हुई, ठीक है, तो बेरोजगारी हुई। जब पतन हो गया तो रूस में बेरोजगारी आ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, खाद्यान्न का आयात हो गया, ठीक है, ये उपरोक्त सभी, ठीक है। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत क्यों की, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और पश्चिम के बराबर लाने के लिए। देखिए, कोई भी नेता अपने देश में सुधार क्यों कहेगा, क्योंकि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना आगे चाहेगा, ठीक है, समय के साथ आगे बढ़ाना चाहेगा और किसी अन्य देश जो उससे आगे निकल गई उसकी बराबरी करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी नेता, ठीक है, कोई भी मंत्री क्यों सुधार करेगा अपने देश में, आपको पता होना चाहिए। युद्ध करने के लिए नहीं, चीन का समर्थन पाने के लिए नहीं, अमेरिका को खुश करने के लिए नहीं, ऑप्शन क्या बचा, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और पश्चिम की बराबरी में लाने के लिए। गोर्बाचेव के सुधार का विरोध किसने किया था, तो कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों ने क्या किया, विरोध किया था। गोर्बाचेव को सोवियत संघ का राष्ट्रपति कब चुना गया, तो कहेंगे 1990 में, ठीक है, और 1985 में महासचिव बने थे, 1990 में राष्ट्रपति, ठीक है, 1990 में राष्ट्रपति और 1985 में महासचिव बने थे। अगस्त 1991 के तख्ता पलट के दौरान गोर्बाचेव कहाँ थे, तो कहेंगे क्रीमिया में छुट्टियों मना रहे थे वो, ठीक है। देखिए, आपके लिए छोटे से छोटे प्रश्न को लेके आया हूँ, ठीक है, क्योंकि सीयूटी ने बता दिया है कि हम एनसीईआरटी से पूछेंगे, कहाँ से पूछेंगे ये नहीं बताया, ठीक है, छोटे से छोटे जगह से मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, ठीक है। गोर्बाचेव के त्याग पत्र के साथ ही किस देश का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक है, तो सोवियत संघ का। जब गोर्बाचेव ने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, तो सोवियत संघ का क्या हो गया, अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ठीक है। भारत ने हमेशा किस देश के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक माना है, रूस के साथ, ठीक है। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौता के तहत कितने द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, तो कहेंगे 80, ठीक है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन हमेशा किसने किया है, तो हमेशा सोवियत संघ, रूस ने हमारा समर्थन किया है, ठीक है। कश्मीर मुद्दे पे भारत के लिए रूस का महत्व किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, भारत के लिए रूस का महत्व किस क्षेत्र में सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी, सैन्य साजो सामान हथियार में, तेल और गैस में, अंतरिक्ष कार्यक्रम में, यानी उपरोक्त सभी। भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों में किसने मदद की थी, तो सोवियत संघ ने हमारी मदद की थी, ठीक है, यूएसएसआर में। भारत और रूस किस प्रकार के विश्व का सपना देखते हैं, तो वह बहुध्रुवीय का सपना देखते हैं, ठीक है। रूस के लिए भारत किस चीज़ का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, तो वह हथियारों का है, रूस से भारत
दूसरा सबसे बड़ा किस चीज़ का खरीदार है, तो आप कहेंगे हथियारों का। ठीक है। भारत को कार्य क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन देने में किसने मदद की थी, तो रूस ने। ठीक है। भारत की लुक ईस्ट की नीति कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो दक्षिण पूर्व एशिया। भारत की लुक ईस्ट नीति में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, लुक ईस्ट की नीति में, तो कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है। भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के अलावा और कौन से देश महत्वपूर्ण हैं, तो कहेंगे काजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये दो देश क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। मध्य एशिया के किस देश में 2001 तक गृह युद्ध चला, मध्य एशिया के किस देश में 2001 तक गृह युद्ध चला। ठीक है। उस देश का क्या नाम है, तो कहेंगे ताजिकिस्तान। क्या है, ताजिकिस्तान। मध्य एशिया के गणराज्य किसके भंडार के कारण आर्थिक लाभ में है। ठीक है। मध्य एशिया के गणराज्य किसके भंडार के कारण आर्थिक लाभ में है, तो कहेंगे कि तेल और गैस के भंडार के कारण। ठीक है। ठीक है। चलिए, अजरबैजान का कौन सा प्रांत आर्मेनिया में मिलना चाहता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अजरबैजान का कौन सा प्रांत आर्मेनिया में मिलना चाहता है, तो आप कहेंगे नगरोना काराबाख। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चेकोस्लोवाकिया का विभाजन किस प्रकार हुआ, तो आप कहेंगे शांतिपूर्वक ढंग से। ये दो भागों में पूछेगा कि कौन सा देश शांतिपूर्वक दो भागों में टूट गया, तो यही देश था, पहला चेको और दूसरा बना स्लोवाकिया। ठीक है, ये एक देश था, अब दोनों नाम को अलग अलग कर दिया गया है और ये दो देश बन गया शांतिपूर्वक। 11 सितंबर 2001, ठीक है, के बाद अमेरिका ने मध्य एशिया में क्या किया, तो वह सेनेट ठिकाने बनाए और सरकारों को पैसे दिए। ठीक है। यूगोस्लाविया के किस प्रांत ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, यूगोस्लाविया के किस प्रांत ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की, तो आप कहेंगे स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ठीक है। यूगोस्लाविया में गृह युद्ध के दौरान नाटो ने कहाँ हस्तक्षेप किया। ठीक है। आने वाले हम एमसीक्यू में नाटो पे भी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम सारे देखेंगे। ठीक है। एक ही चैप्टर से मैंने यहाँ 300 एमसीक्यू बना दिया है। अब सीयूईटी वालों को, एनटीए वालों को पूछना होगा तो यहीं से पूछेंगे, वरना कहीं से नहीं पूछेंगे। यूगोस्लाविया में गृह युद्ध के दौरान नाटो ने कहाँ हस्तक्षेप किया, तो कहेंगे सर्बिया यानी कोसोवो पर बमबारी की, तब हस्तक्षेप किया। ठीक है। रूस ने चेचन्या के विद्रोह के साथ कैसा व्यवहार किया, रूस, ठीक है, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी, चेचन्या के विद्रोहियों के साथ कैसा व्यवहार किया, तो कहेंगे सैन्य बल का प्रयोग किया और बमबारी की उन लोगों पे। ठीक है। जॉर्जिया में किन दो प्रांतों के बीच गृह युद्ध हुआ, जॉर्जिया में किन दो प्रांतों के बीच क्या हुआ, गृह युद्ध चला, तो आप कहेंगे गृह युद्ध के कारण दो प्रांतों के लोग को आज़ादी चाहते थे। ठीक है, वो लोग आज़ादी चाहते थे। मध्य एशिया गणराज्यों को निकटवर्ती विदेश कौन मानता है, मध्य एशिया गणराज्यों को निकटवर्ती विदेश कौन मानता है, तो कहेंगे रूस मानता है। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व की राजनीति कैसी हो गई, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद विश्व की राजनीति कैसे हो गई, तो कहेंगे एक ध्रुवीय हो गई और अमेरिका क्या हो गया, वर्चस्व हो गया। मान लीजिए जब दो ही लोग संसार में पावरफुल हैं, अब एक का क्या हो गया, विघटन हो गया, तो एक बचा, तो एक का ही संसार में वर्चस्व होगा। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व की राजनीति कैसे हो गई, एक ध्रुवीय हो गई और अमेरिका का वर्चस्व होने लगा। ठीक है। CIS का पूर्ण रूप क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। शॉक थेरेपी के कारण रूस की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा, शॉक थेरेपी के कारण रूस के जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप कहेंगे कि 1999 की जीडीपी 1989 की तुलना में काफ़ी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, उनको औने पौने दाम पर बेच दिया,
ठीक है, जो उससे पहले वहाँ पे पिन से लेके कार तक की चीज़ें बना करती थी। ठीक है, आप सोच के देखिए। रूस में पुराने कल्याणकारी तंत्र का क्या हुआ? रूस में पुराने कल्याणकारी तंत्र का क्या हुआ? उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जिससे लोग गरीबी में आ गए। ठीक है, चलिए। रूस में माफिया वर्ग का उदय किस कारण से हुआ? रूस में माफिया वर्ग का उदय किस कारण से हुआ? तो आप कहेंगे कि शॉक थेरेपी और निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हुआ। ठीक है, जिससे माफिया वर्ग का क्या हो गया? उदय होने लगा। लेनिन के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व की कमान किसने संभाली? जब लेनिन सोवियत संघ के नेतृत्व से हट गए तो उनके बाद किसने कमान संभाली? तो आप कहेंगे जोजेफ स्टालिन। जोजेफ स्टालिन किसके बाद आए? लेनिन के बाद आए। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फाशीवाद को हराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ठीक है, तो स्टालिन की ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फाशीवाद को हराने में किस नेता की प्रमुख भूमिका रही? तो आप कहेंगे स्टालिन। ठीक है, जो लेनिन के बाद सोवियत संघ की कमान संभाल रहे थे। 1956 के हंगरी के जन विद्रोह को किसने दबाया था? तो कहेंगे निकिता खुश्चेव ने दबाया था। ठीक है। एशिया सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सुझाव किसने दिया था? एशिया सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो आप कहेंगे कि लियोनेडी ब्रेजनेव ने दिया था। ठीक है। तनाव स्थैलिया के दौर किसके समय शुरू हुआ था? तनाव स्थैलिया का दौर किसके समय शुरू हुआ था? तो कहेंगे ब्रेजनेव के दौर पे शुरू हुआ था। सोवियत संघ में सेंसरशिप का क्या अर्थ था? सोवियत संघ में सेंसरशिप का अर्थ था कि फिल्मों और समाचार पर सरकार का कड़ा नियंत्रण। सेंसरशिप का क्या अर्थ है? फिल्मों तक और समाचारों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण। 1991 के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो कहेंगे बोरिस एल्त्सिन। 1991 के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस एल्त्सिन। सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी की अवधि क्या थी? यहाँ पूछा गया शॉक थेरेपी का टाइम पीरियड। ठीक है, तो बताइए कि शॉक थेरेपी का टाइम पीरियड क्या था? तो कहेंगे 1990 के दशक की शुरुआत के बाद। ठीक है। क्या शॉक थेरेपी से जनता को सुख सुविधाएं मिली? नहीं, जनता को अकाल्पनिक आपदा और का सामना करना पड़ा। ठीक है, सब चीज़ों को उन्हें पौने दामों पर बेच दिया, तो इसमें अर्थव्यवस्था का कैसे लाभ होगा? ठीक है, और कैसे जनता सुख सुविधा से रह पाएगी? इनमें से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य है? ठीक है, तो बाल्टिक गणराज्य कौन था? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये 3 देश थे। ठीक है, बाल्टिक गणराज्य। किस वर्ष एस्टोनिया, लतवानी और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने थे? ये 3 देश थे, 3 बाल्टिक गणराज्य थे। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य कब बने? ठीक है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कब बने? तो आप कहेंगे कि 1991 में बने। ठीक है। बाल्टिक गणराज्यों नाटो में कब शामिल हुए? बाल्टिक गणराज्य जो 3 थे, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, कब नाटो में शामिल हुए? तो आप कहेंगे 2004 मार्च में। ठीक है। सोवियत संघ के पतन का एक मुख्य कारण सूचना क्रांति भी थी। कैसे? कारण बताइए। तो आप कहेंगे कि जनता को पता चला यह कि पश्चिम कितना आगे निकल गया है। ठीक है, तो लोग क्रोधित हो गए, लोगों के अंदर भी सुख सुविधा का भावना आया कि हम भी सुख सुविधा से रहेंगे, हमारा भी जो अर्थव्यवस्था है वो आसमान छुएगा। तो इसी कारण सोवियत संघ के पतन का एक मुख्य कारण सूचना क्रांति भी बना, क्योंकि सूचना मिलते ही सोवियत संघ का पतन हो गया जी। ठीक है। रूस ने सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का इस्तेमाल किसके पक्ष में सबसे ज़्यादा किया है? तो आप कहेंगे कि भारत के पक्ष में। ठीक है, रूस ने। सोवियत प्रणाली की असफलता की राजनीतिक कारण क्या था? सोवियत संघ की असफलता का राजनीतिक कारण बताइए आप। तो कहेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी का निरंकुश और अनुत्तरदायी शासन, ना वही जवाबदेही थी। ठीक है, वही शासन करके बैठी थी, तो ये भी एक पतन का कारण हो सकता है।
चलिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो सीयूईटी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पास सबसे ज़्यादा उन बच्चों को बेनिफिट होगा जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और जिनके पास ज्योग्राफी है और जिनके पास हिस्ट्री है, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खुशनसीब होंगे वो बच्चे जो ये तीनों चूज करके ड्यू को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। उत्तराधिकारी कौन बना? रूस। सोवियत प्रणाली में राज्य का प्राथमिकता क्या थी? सोवियत प्रणाली में यानी यूएसएसआर में राज्य की प्राथमिकता क्या थी? तो आप कहेंगे लोक कल्याण और बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति, ठीक है। ये समाजवादी विचार पर आधारित था यूएसएसआर, ठीक है। रूसी क्रांति के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? ठीक है। जब रूसी क्रांति हुई 1917, तो उसके बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो कहेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था का अंत किया गया, ठीक है। सोवियत संघ के पास ऊर्जा का कौन सा विशाल भंडार था? तो कहेंगे खनिज तेल और लोहा और इस्पात, ठीक है। इन्हीं कारण वह अपने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित कर पाया, नहीं तो वो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गिर जाता। सोवियत संघ की संचार प्रणाली कैसी थी? तो कहेंगे अत्यंत उन्नत थी, ठीक है। जिससे उनको पता चल गया कि अमेरिका हमसे कितना आगे निकल रहा है, जिसके कारण सोवियत संघ का पतन हो गया, ठीक है। सोवियत संघ में नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम सुविधाएं क्या थी? तो कहेंगे स्वास्थ्य थी, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण, ठीक है। ये हर एक देश में की जरूरत है। सोवियत संघ में भूमि और संपदा पर किसका नियंत्रण था? तो राज्य का था। मैंने बताया ना कि सोवियत संघ में भूमि हो, अर्थव्यवस्था हो, सब पर राज्य का नियंत्रण था। जन कल्याण के लिए ही था वो, पर लोगों का उस पर नियंत्रण नहीं था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में 1970 के दशक में आई स्थिरता का मुख्य कारण क्या था? कहेंगे संसाधनों का दुरुपयोग और पुरानी तकनीक के कारण मुख्य कारण इसका रहा, ठीक। किस वर्ष सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप किया? देखिए सोवियत संघ ने दो जगह हस्तक्षेप किया, पहला अफगानिस्तान में और दूसरा हंगरी में। कब किया? तो कहेंगे 1956 में, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, ये दो ऐसा राज्य था जो शांतिपूर्वक, मतलब ये एक ऐसा देश था जो शांतिपूर्वक ढंग से दो देश बन गया, ठीक है। न लड़ाई झगड़ा गड़ा युद्ध कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है। सोवियत संघ हस्तक्षेप किस वर्ष हुआ? ठीक है। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? तो कहेंगे 1968 में। हंगरी में कब? 1956 में, ठीक है। और चेकोस्लोवाकिया में 1968 में। गोर्बाचेव ने किस देश के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की? तो पश्चिम देशों के साथ, ठीक है, कि हम साथ में चलेंगे, हमारे रिश्ते होंगे वो ठीक होंगे, ठीक, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो पश्चिमी देशों के साथ। गोर्बाचेव के सुधारों ने किस प्रकार की प्रक्रिया को तेज कर दिया? किस प्रकार की प्रक्रिया को तेज कर दिया? तो कहेंगे लोकतांत्रिकरण को तेज कर दिया। तख्ता पलट के दौरान किस नेता ने कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों का विरोध किया? तो कहेंगे बोरिस एल्त्सिन ने। तख्ता पलट के दौरान किस नेता ने कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी का विरोध किया? तो नेता कौन थे? बोरिस एल्त्सिन, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथियों का विरोध किया। सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन था? जब विघटन हो रहा था तो इस पार्टी ने 70 साल राज किया, तो इसका महासचिव कौन था उस समय? तो कहेंगे गोर्बाचेव। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवाद और लोकतंत्र को क्या माना गया? जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो पूंजीवाद और लोकतंत्र को क्या माना गया? तो कहेंगे कि सोवियत संघ का नया आधार, रूस का नया आधार, ठीक है, और संयुक्त राज्यों का राष्ट्रकुल का आधार इसे माना गया, ठीक है। किसको? पूंजीवाद को, लोकतंत्र को, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। बाल्टिक देश कौन थे? कहेंगे एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो यूरोप संघ और नाटो में शामिल हो जाना। चलो जी हम यूरोपियन यूनियन में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएंगे, नाटो में शामिल हो जाएंगे। ये बाल्टिक देश यही सोचते थे।
मध्य एशिया के देशों का विघटन के बाद क्या रुख था? मध्य एशियाई देशों का जब विघटन हुआ तो उनका रुख कैसा लग रहा था? वे रूस के साथ बने रहना और सीआईएस के सदस्य बना रहना चाहते थे। विघटन के समय भी वो लोग ये सोच रहे थे कि हम मध्य एशिया के देश क्या सोच रहे थे कि रूस के साथ हम बने रहें और सीआईएस के साथ हम बने रहें। ठीक है। गोर्बाचेव के सुधारों की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? गोर्बाचेव के सुधारों की सबसे बड़ी विफलता क्या थी? जनता की आकांक्षाएं सुधारों की गति से कहीं ज़्यादा तेज हो गई थी। ठीक है। 128वां प्रश्न है, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिलने का क्या अर्थ था? रूस को जब सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिलने का क्या अर्थ था? अर्थ यह था कि रूस को वीटो पावर मिल जाएगी। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद में आएगा उसको वीटो पावर मिलेगी। ठीक है, चीन के पास भी वीटो पावर है और सोवियत संघ के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व अब रूस के हैं। ठीक है, क्योंकि रूस को ही यूएसएसआर का उत्तराधिकारी चुना गया था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद परमाणु हथियार का क्या हुआ? तो कहेंगे केवल रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश रहा। ठीक है, उत्तराधिकारी बना, रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, सबसे ताकतवर देश बना सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है। शॉक थेरेपी के तहत सामूहिक फॉर्मों, ठीक है, सामूहिक फॉर्मों को किसमें बदला गया? तो कहेंगे निजी फॉर्मों और निजी खेती में बदला गया। ठीक है, सामूहिक फार्मों को निजी फार्मों और निजी खेतों में बदला गया। चलिए, अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी ने व्यापार को किस तरीके से अपनाया? शॉक थेरेपी ने व्यापार के किस तरीके को अपनाया? व्यापार के किस तरीके को अपनाया? इसने फ्री ट्रेड को अपनाया। फ्री ट्रेड, मुक्त बाजार, कोई टैरिफ नहीं, कोई टैक्स नहीं, ऐसा। ठीक है। शॉक थेरेपी के कारण रूस की अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा हो गया? तो पूरी तरह से चरमरा गया, यानी पूरी तरह से हिल गया। ठीक है, रूस की अर्थव्यवस्था, जहाँ पिन से लेकर कार तक ये सब चीज़ें बनती थी, जो उद्योग में बनता था, उन उद्योग को औने पौने दामों में बेच दिया, तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था खराब ही ना होगा। 134वां प्रश्न देखते हैं, रूस रूसी रूबल, ठीक है, रूस की मुद्रा है, कि मूल्य में गिरावट का क्या परिणाम हुआ? तो कहेंगे लोगों के की बचत खत्म हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, जिसके कारण रूबल की गिरावट आ गई। पुराने सोवियत संघ के अमीर और गरीब के बीच की खाई पर क्या प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ के अमीर और गरीब के बीच की खाई पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप कहेंगे खाई बहुत गहरी होती चली गई, अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। ठीक है। शॉक थेरेपी के बाद रूस में किस प्रकार की आर्थिक असमानता पैदा हुई? तो कहेंगे कि क्षेत्रीय असमानता पैदा हुई, अमीर और गरीब के क्षेत्रों के बीच, यानी अमीर अमीर होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए। ठीक है। चलिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद बने नए देश के संविधानों का निर्माण कैसे हुआ? तो बहुत हड़बड़ी में हुआ। चलिए चलिए, अपने अपने देशों को बचाया जाए अब। ठीक है, 15 देश मिलकर सोवियत संघ बनाए थे। जब सोवियत संघ का ही विघटन होने लगा, सब देश अलग हो गए, तो संविधान का निर्माण हड़बड़ी में होने लगा कि अपने देश को बचाया जाए। मध्य एशियाई देशों में राष्ट्रपति की शक्तियाँ पर क्या असर पड़ा? मध्य एशियाई देशों में राष्ट्रपति की शक्तियों पर क्या असर पड़ा? बहुत शक्तिशाली और निरंकुश हो गए। ठीक है, उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। चलिए, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने स्वयं को कितने वर्षों के लिए पद पर रखा? तो कहेंगे कि उन लोगों ने 10 वर्षों के लिए अपने पद, मतलब कि 10 वर्षों के लिए अपने को पद पे रखा। ठीक है। मध्य एशिया में गृह युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? मध्य एशिया में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? जातीय संघर्ष और सत्ता की लड़ाई के कारण मध्य एशिया में गृह युद्ध हुआ। ठीक है। पिछले साल पूछा गया था कि किस देश में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप इसको। यूक्रेन। ठीक है। और जॉर्जिया में लड़ाई किस बात के लिए हुई? ठीक है, तो सत्ता और शासन के लिए, लोकतंत्र बनाम तानाशाही। ठीक है। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
में हिंसक अलगाववादी आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते थे, इसी कारण अलगाववादी आंदोलन हुए। रूस के दो गणराज्य थे, ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान। यूगोस्लाविया में कौन से तीन मुख्य धार्मिक जातीय समूह थी? यूगोस्लाविया में कौन सी तीन मुख्य धार्मिक जातियां थी? तो कहेंगे सर्ब, क्रोएट, ठीक है, और कहेंगे बोस्नियाई मुस्लिम, ठीक है। मध्य एशिया गणराज्यों में बाहरी शक्तियां जैसे अमेरिका और चीन की दिलचस्पी क्यों है? तो हम बताएंगे कि विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधन, तेल और गैस के लिए, ठीक है। पूछा जाएगा कि अमेरिका और चीन मध्य एशिया गणराज्यों में दिलचस्पी क्यों रखता है? तेल और गैसों के लिए। चीन की मध्य एशिया में क्या भूमिका है? चीन की मध्य एशिया में क्या भूमिका है? उसने यहाँ व्यापार को बढ़ाया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बनवाई, इसलिए इसकी यह भूमिका है, ठीक है। भारत और रूस के बीच संबंधों का इतिहास कैसे रहा? भारत और रूस के बीच संबंधों का इतिहास कैसे रहा? गहरा विश्वास और साझा हितों के साथ, ठीक है, गहरा विश्वास रहा एक दूसरे के प्रति। भारत के लिए बहुध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? भारत के लिए बहुध्रुवीय विश्व का अर्थ है कई शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र, ठीक है। बहुध्रुवीय, बहु यानी बहुत सारे। भारत को रूस से मिलने वाला सबसे बड़ा सामरिक लाभ क्या है? भारत को रूस से मिलने वाला सबसे बड़ा सामरिक लाभ क्या है? हथियार है, सैन्य साजो सामान, ठीक है, और निरंतर आपूर्ति, ठीक है, यानी सैन्य की निरंतर आपूर्ति, ठीक है। जब हम हथियार की बात करें तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा, जो हथियार हमने वहाँ से खरीदा था उसका भी हमने इस्तेमाल किया था दुश्मन को हराने के लिए। रूस को भारत से क्या लाभ मिलता है? ठीक है, हथियार मिलते हैं, ठीक है। भारत उसके हथियार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है, रूस, और दोनों के बीच एक गहरी मित्रता है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच कैसा सहयोग रहा? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में कैसा संबंध रहा, ठीक है, कैसा सहयोग रहा? तो आप कहेंगे कि रूस भारत को परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CIS का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे बेलारूस में, ठीक है, बेलारूस में। बेलारूस नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी के तहत किस प्रकार के लोकतंत्र का निर्माण हुआ? तो कमजोर और अधूरा रह गया लोकतंत्र, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया किन दो देशों में विभाजित हुआ? ठीक है, इन दोनों नाम को अलग कर दिए, चेको अलग और स्लोवाकिया अलग, बी ऑप्शन करेक्ट है। सोवियत संघ के पतन का एक कारण हथियार की होड़ में किसका पिछड़ना था? सोवियत संघ के पतन का एक कारण हथियारों की होड़ में किसका पिछड़ना था? तो कहेंगे तकनीकी के रूप से पिछड़ना था। 1991 के बाद रूस के इतिहास में एल्त्सीन युग को किसके लिए जाना जाता है? तो एल्त्सीन युग स्थिरता और शॉक थेरेपी के लिए जाना जाता है। चलिए मैं आपके लिए इसको नोट हाईलाइट कर देता हूँ पीले से। जो ये एल्त्सीन युग किसके लिए जाना जाता है? तो इस शॉक थेरेपी के लिए जाना जाता है। 1985 से 1991 तक सोवियत संघ के किस इतिहास में, ठीक है, 1985 से 1991 तक सोवियत संघ के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन रहा? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे मिखाइल गोर्बाचेव, बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अगला है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के किस राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया? सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस के किस राष्ट्रपति ने अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया? तो कहेंगे व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। वार्सराव संधि क्या थी? ये संधि ये संधि क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वार्सा पैक्ट क्या थी? तो कहेंगे सोवियत नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन था, वार्सा पैक्ट।
सोवियत संघ के विघटन के बाद इनमें से कौन सा देश रूस का सबसे करीबी मित्र रहा? सोवियत संघ के विघटन के बाद इनमें से कौन सा देश रूस का सबसे करीबी मित्र रहा? तो था बेलारूस। ठीक है। शॉक थेरेपी के दौरान किस देश की मुद्रा का अवमूल्यन सबसे ज्यादा हुआ? तो था रूस की मुद्रा क्या थी? रूबल। सोवियत संघ में किस चीज की कमी के कारण लोगों में असंतोष बढ़ा? तो कहीं खाद्यान्न का आयात का बढ़ गया, यानी बाहरी आयात होने लगा और उपभोक्ताओं की वस्तुओं की कमी हो गई। ठीक है। सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का स्वरूप कैसा था? यूएसएसआर में नौकरशाही का स्वरूप कैसा था? शिकंजा कसने वाला और एक सत्तावादी था। सोवियत संघ के पास जो संसाधन थे उनका बड़ा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? ठीक है। सोवियत संघ के पास जो इतने सारे संसाधन थे उनका बड़ा हिस्सा पूर्वी यूरोप के पिछड़ालू देशों के विकास और सैन्य समाजों के सम्मान पर खर्च हो रहा था, वो सब चीजें। गोर्बाचेव के सुधारों ने सोवियत संघ के भीतर क्या पैदा कर दिया? एक अंत विरोधी और असंतोष की लहर पैदा कर दी। सोवियत संघ के विघटन का सबसे मुख्य राजनीतिक कारण क्या था? जब यूएसएसआर के विघटन का राजनीतिक कारण पूछा है तो देखिए, चीन का बढ़ता प्रभाव, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का इच्छा का उभार, अफगानिस्तान से हार किस बात का? लड़ाई थोड़े हो रहा था, संयुक्त राष्ट्र का दबाव। तो कहेंगे राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। ठीक है। रूस के किस हिस्से में अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए बमबारी की गई? रूस के किस हिस्से में अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए बमबारी की गई? कहेंगे दागिस्तान और चेचन्या में। ठीक है। अलगाववादी आंदोलन रूस के किस हिस्से में हुआ था? तो दागिस्तान और चेचन्या में हुआ था। ठीक है। अलगाववादी आंदोलन। मध्य एशिया का कौन सा देश ताम्र खनिज तेल के मामले में बहुत धनी है? ठीक है, वो था काजाकिस्तान। मध्य एशिया, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। 1990 के दशक में किस बाल्कन देश के प्रांत में स्वतंत्रता घोषित की? देखिए, 1990 के दशक में किस बाल्कन देश ने प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा की? तो कहेंगे यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया ने नाटो में यूगोस्लाविया में नाटो ने किस वर्ष हस्तक्षेप किया? नाटो ने हस्तक्षेप किया यूगोस्लाविया में, तो कहेंगे 1995 और 1999 में। ठीक है, जब सर्बिया पे बमबारी हुई थी तब। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश रूस का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार साझेदार बना? तो कहेंगे बेलारूस। कौन कौन बना रणनीतिक साझेदार? बेलारूस। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री, सहयोग की 20 वर्षीय संधि कब हुई थी? भारत और सोवियत संघ के बीच के हम शांति से रहेंगे, मित्र जैसा रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे 20 वर्ष के लिए। ये संधि किसके बीच हुई थी? 1971 में हुई थी, बांग्लादेश के संकट का समय। ठीक है, आपको तो याद होगा 1971 वाला बांग्लादेश। ठीक है। भारत में किन इस्पात संयंत्रों को सोवियत संघ ने वित्तीय और तकनीकी सहायता दी थी? तो कहेंगे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम। ठीक है, ये 3 जगह है, ठीक है, ये इस्पात संयंत्रों के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ने में किसने मदद की थी? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ने में किसने मदद की थी? तो सोवियत संघ ने ही हमारी मदद की थी। ठीक है। रूस के लिए भारत किस चीज़ का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है? कहेंगे सैन्य हथियार। ठीक है। भारत और रूस मिलकर किस मिसाइल का उत्पादन कर रहे हैं? तो कहेंगे ब्रह्मोस। ठीक है। शॉक थेरेपी ने रूस की किस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया? तो कहेंगे संपूर्ण आर्थिक को बदल दिया, सामाजिक ढांचा ये पूंजीवाद की ओर लेके चलने लगा शॉक थेरेपी। ठीक है, समाजवाद से। शॉक थेरेपी के समय रूस में खाद्य सुरक्षा का क्या हुआ? शॉक थेरेपी के समय जो खाद्य सुरक्षा रखा गया था उसका क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि रूस को
खाद्यान्न के आयात करना पड़ा। ठीक है, उन सबका क्या करना पड़ा? आयात करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, रूस में शॉक थेरेपी के बाद मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी? जब शॉक थेरेपी आया तो उसमें मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी? वह समाज के लिए हाशिए पर आ गए और गरीब हो गए वो लोग। ठीक है। CIS स्वतंत्रता राज्यों के राष्ट्रकुल। CIS में कुल कितने देश शामिल हुए थे शुरुआती में? तो कहेंगे कितने? 12 देश। और इसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, जो 3 देश थे ये क्या हुए थे? शामिल नहीं हुए थे। किस में? CIS में। ये ब्लास्टिक देश थे। सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कहेंगे 70 वर्षों तक शासन किया। सोवियत संघ के पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संबंधों में क्या बदलाव आया? सोवियत संघ के पतन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संबंधों में क्या बदलाव आया? तो कहेंगे कि एक ध्रुवीय विश्व का उदय हुआ। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक ही देश बचा, अमेरिका, उसी का वर्चस्व रहने लगा। रूस ने 1991 के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में सोवियत संघ की जगह ली? तो कहेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। ठीक है, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो ठीक है, तो संयुक्त रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल कर लिया गया। कारगिस्तान में शासन परिवर्तन को लेकर क्या हुआ था? तो कहेंगे आप एक ट्यूलिप रेवोल्यूशन या राजनीतिक संघर्ष हुआ था। कहाँ पे? तो कहेंगे कारगिस्तान में। ठीक है। अजरबैजान का कौन सा क्षेत्र आर्मेनियाई लोगों की बहुलता के कारण विवादित हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न यह है कि अजरबैजान का कौन सा क्षेत्र आर्मेनियाई लोगों की बहुलता के कारण विवादित हुआ? तो कहेंगे काराबाख। ठीक है, काराबाख। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूस और भारत के बीच रणनीति साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या है? रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना किया जाए। ठीक है, यही मुख्य लक्ष्य था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से रिजाइन त्यागपत्र कब दिया? तो 25 दिसंबर 1991 को दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। वार्सा पैक्ट किस वर्ष औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? तो औपचारिक रूप से 1991 में समाप्त हुआ। कब? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के किस नेता ने क्यूबा मिसाइल संकट के समय नेतृत्व किया था? सोवियत संघ के किस नेता ने क्यूबा मिसाइल संकट के समय नेतृत्व किया था? तो वो थे निकिता ख्रुश्चेव। ठीक है। शॉक थेरेपी के बाद रूस में लोकतंत्र की जड़ें कैसी थीं? तो बहुत कमजोर थी, मतलब ना की मात्रा के बराबर थी। मध्य एशिया में चीन की दिलचस्पी का मुख्य कारण क्या था? तो कहेंगे व्यापार, ऊर्जा संसाधन जैसे तेल, खनिज आदि सब। सोवियत प्रणाली में विपक्ष की क्या स्थिति थी? सोवियत प्रणाली में विपक्ष की क्या स्थिति थी? विपक्ष का कोई स्थान नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया? तो कहेंगे रूस। किसे कहेंगे? रूस को। ठीक है। बाल्टिक गणराज्यों ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कब की? बाल्टिक गणराज्य कौन थे? 3 देश थे। ठीक है। और उन्होंने सोवियत संघ से अलग होने की यानी स्वतंत्र होने की घोषणा कब की? 1990 से 91 के बीच में, जब विघटन होने लगा। चेक और स्लोवाकिया के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे वेलवेट डिवोर्स। ठीक है, वेलवेट डिवोर्स, शांतिपूर्वक विभाजन। ये आपकी बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। रूस की GDP का गिरना किस आर्थिक नीति का परिणाम था? ठीक है, तो कहेंगे शॉक थेरेपी के कारण रूस की GDP गिर गई। सोवियत प्रणाली में न्यूनतम जीवन स्तर निश्चित करने का अर्थ क्या था? सोवियत प्रणाली में न्यूनतम जीवन स्तर, ध्यान दीजिए, सुनिश्चित करने का आर्थिक क्या था? सुनिश्चित करने का अर्थ क्या था? सभी नागरिकों को बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। ठीक है,
रियायती दर पर देना सब, ठीक है। इस देश की साम्यवादी सरकार ने 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से पहले अपनी सीमाएं खोल दी थी, तो कहेंगे हंगरी थी। वो देश कौन सा था? हंगरी। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस में सामूहिक खेती की जगह किसने ली? तो कहेंगे निजी खेतों ने। जो सामूहिक खेती थी, जब सोवियत संघ का विघटन या पतन होने लगा, तो रूस में सामूहिक खेती की जगह किसने ले ली? तो कहेंगे निजी खेतों ने ले ली। रूस और भारत के बीच रणनीति की साझेदारी 2001 का सबसे बड़ा वित्तीय पक्ष क्या है? ध्यान दीजिए, रूस और भारत के बीच रणनीति साझेदारी 2001 का सबसे वित्तीय पक्ष क्या था? तो कहेंगे सैन्य उपकरण, सैन्य उपकरण, ठीक है, हथियारों का। चलिए अगला प्रश्न है 208 कि शॉक थेरेपी के बाद रूस में कितने बैंकों और वित्तीय संसाधनों का दिवाला निकल गया? शॉक थेरेपी के बाद रूस में कितने बैंक और वित्तीय जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन थी, उनका दिवाला निकल गया? तो कहेंगे लगभग आधे, जितने भी थे उसके आगे। सोवियत संघ में उत्पादन के साधनों पर किसका मालिकाना हक था? तो कहेंगे राज्य का, ठीक है, सब चीज़ों पे ही राज्य का अधिकार था सोवियत संघ में। यूगोस्लाविया से अलग होकर 1991 में स्वतंत्र होने वाला प्रांत कौन था? तो कहेंगे स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये दो देश थे जो 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर स्वतंत्र हुए। मध्य एशिया के गणराज्यों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति क्यों दी गई? मध्य एशिया के गणराज्यों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति क्यों दी गई? अफगानिस्तान और इराक युद्ध के दौरान सहायता के बदले पैसे के लिए, ठीक है। रूस में शॉक थेरेपी के दौरान मुद्रास्फीति यानी महंगाई इतनी बढ़ी कि लोगों की डेस्क खत्म हो गई। क्या हो गई? जमा पूंजी खत्म हो गई। सोवियत संघ के पतन के बाद नाटो का प्रभाव किस ओर बढ़ा? तो कहेंगे पूर्व की ओर, पूर्व सोवियत गणराज्यों की तरफ बढ़ा। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नाटो का प्रभाव किस ओर बढ़ गया? तो कहेंगे पूर्व की ओर, यानी पूर्वी सोवियत गणराज्यों की तरफ, पूर्वी देशों की तरफ। क्रेमलिन, क्रेमलिन क्या है? क्रेमलिन रूस का सरकारी सत्ता केंद्र को क्रेमलिन कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी? कब बुला ली थी? तो कहेंगे 1989 में, 1989 में। और हस्तक्षेप कब किया? ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव के समय ग्लेस्नोस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लेस्नोस्ट का मुख्य उद्देश्य, तो कहेंगे प्रशासन में खुलापन। जहाँ भी खुलापन दिख जाए और ग्लेस्नोस्ट दिख जाए, ठीक है, तो लगा दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ के पतन का एक कारण नौकरशाही का विशेष अधिकार था, इसका क्या अर्थ है? तो कहेंगे कि इसका अर्थ क्या है? अधिकारियों को आम जनता से कहीं ज़्यादा सुविधा और अधिकार प्राप्त हो गए। नौकरशाही का विशेषाधिकार, जितने सुविधाएं लोगों को प्राप्त नहीं है उतना तो नौकरशाहियों को प्राप्त हो गया, जिसके कारण पतन हो गया। ये भी एक कारण बन गया पतन होने का यूएसएसआर का। रूस के चेचन्या में अलगाववादी नेता क्या चाहते थे? ठीक है, रूस के चेचन्या में अलगाववादी नेता क्या चाहते थे? तो आप कहेंगे पूर्ण स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र इस्लामिक राष्ट्र चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद इस देश को परमाणु उत्तराधिकारी बन गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद किस देश को परमाणु उत्तराधिकारी बना? कहेंगे रूस ही बना, ठीक है। 1991 का तख्ता पलट के बाद कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध किसने लगाया? कहेंगे बोरिस एल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया तख्ता पलट के बाद। शॉक थेरेपी के कारण रूस की सामाजिक कल्याण प्रणाली का क्या हुआ? शॉक थेरेपी के बाद या शॉक थेरेपी के कारण रूस की सामाजिक कल्याण प्रणाली का क्या हुआ? तो कहेंगे कि वह पूरी तरह से चरमरा गई और सरकारी सब्सिडियां उसमें खत्म हो गई, यानी बिगड़ गई कह सकते हैं। रूस के तेल और गैस संसाधनों का मुख्य खरीदार कौन सा क्षेत्र है? रूस के तेल
और गैस संसाधनों का मुख्य खरीदार कौन है? तो कहेंगे यूरोप है। कौन है? यूरोप। भारत को सोवियत संघ ने किस संकट के समय सबसे अधिक मदद